Okay, so we have seen that residential dwelling is non-taxable or exempt, and temporary stay, that is hotel, inn, guest house, club, campsite for residential purpose where price is less than or equal to 10,000 पर डे, तो 1000 भी चल जाएगा, उससे कम भी चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, इफ इट इज 1001 इट विल बी टैक्सेबल. सेम गोज टू शॉप एंड ऑल. रेंट आपका 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. हॉल वगैरह जो होते हैं, प्रेजेंस ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, जो रिलीजियस प्लेस के आसपास के जो एरियाज होते हैं उससे रिलेटेड है. रूम वाला तो ठीक है, रूम वाला 1000 ही है, तो आप यहाँ से याद रखिए, यहाँ से याद रखिए, ठीक है, दोनों सेम ही रहेगा. बट फॉर अ शॉप, ये इधर पे थोड़ा एडिटिंग है, ये मैं एडिट कर दूंगा. इट इज पर डे ओनली. ओके. कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. तो आपका रिलीजियस सेरेमनी जो होता है बर्थ से लेके डेथ तक का सारा एग्जेम्प्ट होता है रिलीजियस प्लेसेस पे. ठीक है. ओके. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. रिक्रिएशनल सर्विसेज एक साथ में रख दिया है सारा. सो रिक्रिएशनल में आपका आता है म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स. तो ये सारे सर्विसेज के एडमिशन, जो इधर पे एडमिशन जो होते हैं, एडमिशन मतलब आप जब जाते हैं उसको देखने वगैरह के लिए, सर्विस वगैरह चार्जेस वगैरह होते हैं, तो नॉमिनल चार्जेस होते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए, वो सब एग्जेम्प्ट है. ठीक है. तो म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, ये सबका एडमिशन जो है वो क्या है आपका, मतलब अगर वहां पे जाते हैं आप उसको देखने के लिए और उसमें अगर कुछ चार्जेस रहते हैं तो दैट सर्विसेज एग्जेम्प्ट. सर्विसेज बाय राइट टू एडमिशन अप टू INR 500%, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी भी अमाउंट के ऊपर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं. सर्कस, डांस, थेरेटिकल परफॉर्मेंस, ये जो आप देखने जाते हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग इवेंट वगैरह है, अगर 500 तक के है तो ठीक है, उसके ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर है रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट. सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म और म्यूजिक, डांस और थिएटर. ठीक है. अगर वो क्लासिकल या फोक डांस करता है, ठीक है, इंडियन फॉर्म, ठीक है, आर्ट फॉर्म है, तो अगर वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट को, तो उसका परफॉर्मेंस और उससे जो रिलेटेड उसका कंसिडरेशन होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा. सिर्फ इतना याद रखना है कि उसका कंसिडरेशन जो है वो शुड नॉट बी मोर देन 1.5 लाख. उसके परफॉर्मेंस का जो कंसिडरेशन है शुड नॉट बी मोर देन 1.5 लाख. ठीक है. अप टू 1.5 लाख ये क्या है, एग्जेम्प्ट है. ब्रांड एम्बेसडर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं. ब्रांड एम्बेसडर हमेशा टैक्सेबल होते हैं. ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है, अभी तो इतने बड़े हो गए तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर उसका आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस है रिलेटेड टू फोक, क्लासिकल, तो क्लासिकल, फोक वगैरह जो होते हैं, डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म, थिएटर वगैरह जो होते हैं, ये सब एग्जेम्प्ट है. सिर्फ 1,50,000 के ऊपर उसका नहीं जाना चाहिए वैल्यू. सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है. ठीक है. तो अगर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं रिलेटिंग टू आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स, और बाय चैरिटेबल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है. ठीक है. रिलेटिंग टू आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स, इन तीनों में से कहीं ना कहीं तो आएगी ही रिक्रिएशनल एक्टिविटी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है, और ऑब्वियसली हम लोग को पता है आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स के अलावा भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, बट रिक्रिएशनल एक्टिविटी हमेशा एग्जेम्प्ट होती है अगर आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. तो इंपॉर्टेंट है ये चीज. अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज वी विल मूव ऑन. आई डोंट थिंक सो इससे रिलेटेड कोई पूरा क्वेश्चन बना होगा. ये क्या, रेंटिंग वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है. यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, देखो, अमाउंट रिसीव्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, एग्जेम्प्ट है. और ऐसे एक एक ऐसे वर्ड में दे देता है, तो वहीं पे आपको ध्यान देना. बाकी
ऐसा एक प्रॉपर एक पूरा क्वेश्चन उसके ऊपर बनेगा, मुझे डाउट लगता है उस चीज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी है ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू कल्चर। ठीक है, एग्जाम्ड है। ठीक है, ओके, जब आएंगे तो प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर तब चले जाएंगे, बट यहाँ पे आप रिक्रिएशनल याद रखना है वर्ड। ठीक है, ओके। हेल्थ केयर सर्विसेज, वंस अगेन आपका सर्विसेज बाय अ वेटेरिनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल एंड बर्ड। तो जैसे आपके लिए क्लिनिक होती है, वैसे वेटेरिनरी क्लिनिक होती है एनिमल एंड बर्ड के लिए। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट है उसकी सर्विसेज। कॉर्ड ब्लड बैंक होते हैं, कॉर्ड होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, कॉर्ड मतलब जैसे वायर टाइप में जब बॉडी में भी आपको मिलेंगे तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। और कॉर्ड ब्लड बैंक्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, कॉर्ड होते हैं, उसको संभाल के इसलिए प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि इन फ्यूचर कई सारी बीमारियों का ह्यूमन बॉडी में खुद मतलब ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उसका इलाज खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके स्टेम सेल्स होते हैं, वो सब प्रिजर्वेशन वगैरह करके रखते हैं। तो वो कॉर्ड ब्लड बैंक, वैसे भी ब्लड बैंक जो है वो भी एग्जेम्प्ट है, कॉर्ड ब्लड बैंक है वो भी एग्जेम्प्ट है। तो दोनों ही हॉस्पिटल वगैरह सारी चीजें इसमें एग्जेम्प्ट होती हैं। खाली क्या टैक्सेबल है वो हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर सर्विसेज बाय हेल्थ केयर सर्विसेज, क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स जो होते हैं, ठीक है, डॉक्टर के अलावा जो होते हैं, ठीक है, सारे ही एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, ह्यूमन से हो, एनिमल से हो, वेटेरिनरी क्लिनिक हो, नॉर्मल क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, हेल्थ केयर सर्विसेज हो, सब एग्जेम्प्ट होता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, कॉमन बायो वेस्ट ट्रीटमेंट होता है आपका, जो ह्यूमन बॉडीज होती है उसको डिकम्पोज करना है, उसका वेस्ट का ट्रीटमेंट करना है प्रॉपरली, आपको पता है बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये वाला काम भी जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर है, मुझे एक क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मुझे आप उसका आंसर देंगे। जैसे यहाँ पर है, इससे भी कहाँ हेल्थ केयर मैंने देखा अभी कहीं पे। ओके, तो आप मुझे बताओ, compute value of taxable service and goods and service tax from the following sums received। ठीक है, निधन डायग्नोस्टिक है, मेडिकल ट्रीटमेंट रिसिप्ट हुआ है 10 लाख इंक्लूडिंग ऑपरेशन वगैरह से उसको मिला है, तो ऐसे भी एग्जाम्प्ट है। नाउ टेल मी, क्या कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ पेशेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी सफर्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट एग्जाम्प्ट है क्या? ये दोनों में फर्क क्या है? कॉस्मेटिक सर्जरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट और कॉस्मेटिक सर्जरी टू इम्प्रूव लुक्स, आपको क्या लगता है कौन सा टैक्सेबल होगा? इम्प्रूव लुक सर। करेक्ट है ना? रीजन समझ में आया क्या तुम लोगों को कि यस सर। इम्प्रूव लुक्स वगैरह जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ब्यूटी, इट इज नॉट हेल्थ केयर सर्विसेज। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके अंदर भी सर्जरी वगैरह होती है, दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर। ठीक है, तो रिसिप्ट ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ये सब एग्जेम्प्ट है। सिर्फ क्या टैक्सेबल है? सिर्फ इतना ही टैक्सेबल है, कॉस्मेटिक सर्जरी। एनी डाउट? नो सर। हेयर ट्रांसप्लांट टैक्सेबल है क्या? बोलो, हेयर ट्रांसप्लांट टैक्सेबल है क्या? यस और नो? मुझे आवाज नहीं आ रही, क्यों ऐसे? मेरा नेटवर्क बराबर है क्या? ओके, so maybe you have given the answer also, but I could not hear anything. Yes, it is taxable, cosmetic surgery, hair transplant। ठीक है, जब भी आप ब्यूटिशियन और ब्यूटी रिलेटेड सर्जरी वगैरह जो होती है इट इज टैक्सेबल। ठीक है, अगर वही सर्जरी अगर आप ड्यूरिंग एक्सीडेंट कर रहे हो, किसी का फेस पूरी तरह से जल गया है और आपने उसका अगर सर्जरी वगैरह किया तो इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, एनी डाउट? हेयर ट्रांसप्लांट भी टैक्सेबल है। ठीक है, क्यों करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट?
सर कोई टकला हो जाता है तो। ऑब्वियसली अपना इम्प्रूव लुक को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है वो चीज। इट इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हेल्थ केयर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी टू इम्प्रूव लुक या फिर हेयर ट्रांसप्लांट जो है टू इम्प्रूव लुक, ठीक है। और अगर कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है, पेशेंट की इंजरी हुआ था उसको, उस वजह से हो रही है, तो दैट इज ओके, दैट प्लास्टिक सर्जरी इज ऑल्सो ओके। अगर वो ड्यूरिंग एक्सीडेंट हुआ है तो हेल्थ केयर में आएगा, ठीक है। वेट, ओके, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है नहीं, सो वी विल मूव फर्दर। ओके, नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे बने हुए हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, rearing of animals, except the rearing of horse, agriculture operation directly related to production or any agricultural produce, ठीक है। तो जो भी आपका प्राइमरी प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का, सब एग्जेम्प्ट है, ठीक है। रेयरिंग ऑफ एनिमल भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। पालन पोषण करते हैं आप एनिमल का, वो भी किस में आता है, एनिमल हस्बेंड्री किस में आता है, ठीक है। तो ये सब एग्जेम्प्ट है। लेकिन रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस जो होते हैं वो हॉर्सेस नॉर्मली जो आप उनका पालन पोषण करते हैं वो ज्यादातर किसके लिए होता है, वो ज्यादातर आपका बेटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं या फिर टूरिज्म पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपने एनिमल रेयरिंग किया है और उसका पर्पस अगर आपका ऐसा भी कुछ है तो भी वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, बाकी सब एग्जेम्प्ट है। एनी डाउट? नो सर। एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट है, और एग्रीकल्चर में सिर्फ प्लांट नहीं आते, एनिमल भी आते हैं, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपने फार्म लेबर सप्लाई किया है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। Process carried out at an agricultural farm operation which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने उसको पैकिंग कर लिया, प्राइमरी पैकिंग कर लिया, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। आप फैशनेबल पैकिंग करते हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है जिससे कि वो उसका प्राइमरी जो काम है वो हो जाए और प्राइमरी मार्केट का काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। प्राइमरी मार्केट मतलब आपको पता है कि आप किसी को भी टोमेटो ऐसे तो नहीं डाल के दे सकते, आपको कुछ तो पैकिंग करना पड़ेगा उसके अंदर। सो दैट इज ओके, वो आपका क्या है, वो आपका प्राइमरी में आता है और दैट वो ठीक है। लेकिन अगर आपने टोमेटो से टोमेटो केचप बना दिया, ठीक है, उसका सेल है, उस पर आपको कमीशन मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर आपने कमीशन ऑन सेल ऑफ पोटैटो है तो नॉन टैक्सेबल है, पोटैटो चिप्स है तो टैक्सेबल है, ठीक है। टोमेटो है तो नॉन टैक्सेबल है, टोमेटो केचप है तो टैक्सेबल है, ठीक है। शुगर है तो नॉन टैक्सेबल है, सॉरी, शुगर केन है तो नॉन टैक्सेबल है, शुगर है तो टैक्सेबल है, ठीक है। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। शुगर केन है प्राइमरी है, शुगर केन से आप शुगर बनाते हैं तो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी से। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीन्स, आपने मशीन सप्लाई किया, आपने फार्म लेबर सप्लाई किया, सब एक जैसे ही है। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज ऑफ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज होती है, ठीक है। फिर सर्विसेज बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी जिसको एपीएमसी बोलते हैं, और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट और सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। देखो परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और उसके ऊपर का कमीशन सब एग्जेम्प्ट है, ठीक है। कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रेयरिंग ऑफ, ये तो आपका एग्रीकल्चर में आ गया। और सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपनिंग, वैक्सीन,
फिर रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच डू नॉट चेंज और ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेड फ्रूट और वेजिटेबल। आपको फ्रूट जूस नहीं बना देना इसका, जब तक कि वो फ्रूट रहेगा तब तक कि वो उसका प्री कंडीशनिंग, कूलिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग, सब उसका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। सर्विसेज बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन ऑफ फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, फार्मर्स का ट्रेनिंग, सब एग्जेम्प्ट होता है। राइस के केस में स्टोरेज, पैकिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग सब एग्जेम्प्ट है। नाउ वी विल सी द रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर है। नाउ टेल मी, एग्जेम्प्ट है या नहीं, ठीक है। Following are the details with respect to the activities undertaken in relation to agriculture. Supply of farm labor exempt है? exempt, Yes. exempt, Charges for seed testing, आपने सीड की टेस्टिंग करवाई, एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। वैसे exempt, एग्रीकल्चर में उससे रिलेटेड आपका exempted, फार्मर्स भी आते हैं, उससे रिलेटेड मशीन भी आती है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी आती है, सब आता है उससे रिलेटेड बेटा, ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट है। चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग ऑफ फार्म लैंड एग्जेम्प्ट है। चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स on use of new pesticides, fertilizer developed through scientific research exempt है। Renting of agricultural vacant land for rearing of horses, rearing of horses के बारे में क्या बताया, बोलो जल्दी। रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस टैक्सेबल है, बाकी के एनिमल नहीं, लेकिन रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस टैक्सेबल है, याद रहेगा। yes sir, हाँ, Yes, sir. क्लियरली लिखा हुआ है एग्जेम्पशन में कि सारे एनिमल को तो एग्जेम्प्ट है सिवाय रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू कैटल फार्म एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग, लीजिंग एग्रो मशीनरी एग्जेम्प्ट है। लोडिंग अनलोडिंग चार्ज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है। स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। क्यूरिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट फॉर कमीशन एग्जेम्प्ट है। Agriculture extension services exempt है। Leasing of vacant land with storage shed structure incidental to its use meant for agricultural produce exempt है। Carry out operation of shading of paddy on job work basis है, तो ये exempt है। फिर cleaning of wheat जो है वो exempt है। Charges for warehousing of electronic items, बोलो। Charges for warehousing electronic items, is it agriculture? Yes or no? I can't hear anything. no sir, तो ये टैक्सेबल है। तो क्या क्या टैक्सेबल था, एक तो रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस मुझे दिखा यहाँ पे वो, और दूसरा यही ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, बाकी तो कुछ नहीं है। yes, sir. हाँ, हेलो, yes sir, किसने कुछ बोला? no sir, ओके, यहाँ पे भी कुछ है तो ये भी देख लेते हैं। चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। क्लीनिंग ऑफ व्हीट एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ वेकेंट एग्रीकल्चर लैंड फॉर रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस टैक्सेबल होगा। लीजिंग ऑफ एग्रो मशीन एग्जेम्प्ट है। चार्जेस लेविड फॉर वेयरहाउसिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टैक्सेबल है। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। स्टोरेज एंड वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अच्छा, मैं रेंटिंग में भी मैंने आपको बोला था कि मैं एग्रीकल्चर जब करूंगा तो मैं ये वाला पॉइंट आपको वापस से बता दूंगा। रेंटिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्लॉट एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट हम लोगों ने किया था। फिर फॉर ओपन लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, ये भी एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर में आता है एनिमल हस्बेंड्री।
ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सब आज फ्लावर जो मेकिंग होता है, प्लाज वगैरह बनाते हैं सब, ठीक है। ये चीज आप याद रखना है। और सारे प्राइमरी जो होते हैं प्रोडक्शन एग्रीकल्चर एक्टिविटी सब एग्जाम्प्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया, अदरवाइज मैं आपको बताता कि प्राइमरी और सेकेंडरी गुड्स को कैसे वो लोग वेरीफाई करते हैं। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने कमीशन रिसीव किया है सेल ऑफ शुगर तो वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में, सॉरी शुगर केन, तो वो एग्रीकल्चर में आता है। लेकिन अगर शुगर केन होगा तो वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये चीजें याद रखो। टोमेटो है तो नॉन टैक्सेबल है, टोमेटो केचप है तो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, टोमेटो केचप, पोटैटो चिप्स, ठीक है, ये सब क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है। और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा टैक्सेबल होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, उनका कमीशन, उनका सेल सब कुछ एग्जेम्प्ट होता है। कंटिन्यू करेंगे आगे। अब हम लोग ने मेजर पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। एजुकेशन एक शायद बाकी रहेगा और फिर मिसलिनियस कुछ रहेगा तो रहेगा, अदरवाइज हम लोग ने सारा कवर कर लिया ऑलरेडी। एजुकेशन है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, entrance examination fees taken by the educational institution सब exempt है। educational institution exempt होती है। ठीक है, नोट नीचे दिया है, कॉमर्शियल एजुकेशन लाइक कोचिंग क्लासेस आर नॉट इंक्लूडेड, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो एजुकेशन में एक चीज याद रखना है, पहले तो कॉमर्शियल एजुकेशन यहाँ पे नहीं आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल और कॉलेज एजुकेशन। ठीक है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज क्या मिलती है, सर्टिफिकेट मिलती है, उसका एजुकेशन जो है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी एग्जेम्प्ट है। अगर आपने क्या क्या किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना फैकल्टी स्टूडेंट का, ठीक है, बच्चों को आपने देखा है, बच्चों को लेके जाने वाली गाड़ी होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एग्जेम्प्ट है। केटरिंग जो होता है, जैसे मिड डे मील्स वगैरह जो होता है, ठीक है, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। सिक्योरिटी और क्लीनिंग ऑफ हाउस कीपिंग सर्विसेज जो होते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ होगा यहाँ पे तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, चलो, RSU Trainers Limited, a commercial training or coaching center, provides the various services as follow. Training in recreational activities तो exempt है। Receipt from running training center, that is hobby classes, again recreation में आता है, exempt है। Training and coaching in different games taxable होगा। ठीक है, postal coaching taxable है। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मिड डे मील्स एग्जेम्प्ट है। कोचिंग टू स्टूडेंट फॉर IIM, तो आपका कोचिंग क्लासेस है तो वो एग्जाम कैसे हो सकता है। ठीक है, प्लेसमेंट कैसे एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये सब टैक्सेबल होगा। रिसिप्ट फ्रॉम फीस चार्जेस फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ये सब चीज में दिया। वैसे भी ये कॉमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग क्लासेस हो तो ये हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग को पढ़ना है, सब कॉमर्शियल ही दिया है क्या। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, रिसिप्ट ऑफ सरस्वती स्कूल, ठीक है, तो ये तो एग्जाम्प्ट है, ये स्कूल है। यूरो किड्स स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल एग्जाम्प्ट है। रिसिप्ट ऑफ कॉमर्स कॉन्सेप्ट अ कॉमर्शियल कोचिंग, ये कॉमर्शियल कोचिंग वाला जो है, ठीक है, ये एग्जाम्प्ट है क्या, टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होगा। फिर रिसिप्ट ऑफ एड्यूकेयर कॉमर्शियल कोचिंग, ये भी टैक्सेबल है। Receipt of H1 Teach One, a training institute certified by National Council for Vocational Training, vocational training मतलब आपके Exempt. डेवलपमेंट के लिए एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो एज फार एज दिस इज कंसर्न, आपका कॉमर्शियल कोचिंग जो होता है वो टैक्सेबल होता है। और आपका जो प्राइमरी जो कोचिंग होता है या ट्रेनिंग होता है, रिक्रिएशनल, हॉबी, ठीक है, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग सब एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। स्पोर्ट्स में रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होना चाहिए, उसके इंडिविजुअल के लिए, प्लेयर के लिए रेफरी, अंपायर, कोच, कमेंटेटर, टीम मैनेजर। ठीक है,
इस सबकी सर्विसेज क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को किया तो वैसे भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है आपके लिए। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट, लेकिन यहाँ पे दिया है कि इन्हें नहीं ऑर्गेनाइज करना है। स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल सिविल, ये सब रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी जब ऑर्गेनाइज करती है तो वैसे भी वो एग्जेम्प्ट होता है। बैंक से रिलेटेड एक पढ़ना है, फिर बाकी तो अदर बच गया। बैंक से रिलेटेड आपको मैं इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि बैंक से रिलेटेड आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है, या फिर डिस्काउंट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। सर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड चार्जेबल है, ठीक है। बाकी के इंटरेस्ट जो होते हैं वो सब एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी सर्विस चार्ज लिया है, सर्विस चार्ज के नाम पे कुछ लिया है, तो सब टैक्सेबल है, ठीक है। ऑल्दो आपका इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्या होता है, कभी भी एग्जेम्प्ट होता है। इंटर रीसेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग बैंक आपस में अगर फॉरेन करेंसी कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। सर्विसेज बाय बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ अमाउंट अप टू 2000 इन सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या याद रखना है, एज फार एज वर्ड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इज यूज, आपको पता है दोनों में डिफरेंस क्या है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, बिल्स के ऊपर डिस्काउंट होता है, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही टर्म है, दोनों भी एक ही जगह लिखे जाते हैं बैंक के अकाउंट में। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दोनों इनकम होता है, प्राइमरी इनकम होता है किसी भी बैंक का, ठीक है। रीड करो इसको। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली होगा उधर पे। हाँ, अपना बैंक हैज फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अप्रैल 2019, ठीक है। देखो वर्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन्स, ठीक है, एग्जेम्प्ट है। पेनल इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट एग्जेम्प्ट है। एनुअल फीस, ये जो एनुअल फीस है ना, ये टैक्सेबल है। बैंक चार्जेस आपको दिख रहा है ना, टैक्सेबल है। बैंक चार्जेस दिख रहा है ना, टैक्सेबल है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस टैक्सेबल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है लेकिन किसका है, क्रेडिट कार्ड का है, तो टैक्सेबल है, ठीक है। इंटरेस्ट वर्ड यूज किया, लेकिन जब भी इंटरेस्ट वर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए यूज करेगा तो वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। बाकी के इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो है वो आप एग्जाम कर सकते हैं। इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्जाम्प्ट होते हैं सिवाय क्रेडिट कार्ड के, ठीक है। लेट पेमेंट फीस तो वैसे भी टैक्सेबल है। रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर टैक्सेबल है। कमीशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स टैक्सेबल है। इंटरेस्ट है तो ये एग्जेम्प्ट है। चार्जेस रिसीव फॉर कन्वर्जन ये एग्जेम्प्ट है। फीस रिसीव फॉर इन्वेस्टमेंट ये जो है आपका टैक्सेबल है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी भी आपका नीचे दिया हुआ था कि वो एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट डिस्काउंट कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट डिस्काउंट में याद रखना है क्रेडिट कार्ड का टैक्सेबल होता है, ठीक है। इंटरेस्ट डिस्काउंट चाहे वो पीनल इंटरेस्ट ही क्यों ना हो, पीनल इंटरेस्ट मतलब कभी कोई लेट पे करता है तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है आपका एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एग्जेम्प्ट होते हैं, चाहे लोन पे हो, चाहे फ्रॉम आरबीआई हो, चाहे टर्म लोन हो, चाहे कोई भी लोन हो, उससे लेना देना नहीं है। सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इज टैक्सेबल, डन। और बाकी के सारे कमीशन, बैंक चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग फीस, ठीक है, और भी आपने कहीं पे फी रिसीव किया होगा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट, डिस्काउंट और इंटर जो कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी है, ये सबको छोड़कर आपका सब टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट डिस्काउंट, इंटरेस्ट के लिए याद रखना क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का टैक्सेबल। इंटरेस्ट डिस्काउंट सब टैक्स सब एग्जेम्प्ट है, और कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा आपका एनुअल फीस है टैक्सेबल, बैंक चार्जेस टैक्सेबल,
लोन प्रोसेसिंग चार्जेस टैक्सेबल, ठीक है, कमीशन टैक्सेबल, रेंट ऑफ सेफ लॉकर टैक्सेबल, ठीक है, लेट पेमेंट फीस, इंटरेस्ट तो है नहीं, वैसे भी क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड देख के ही टैक्सेबल कर देना कभी, ठीक है। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Any doubt, any question? We are going to do our last part of this topic, that is other, जो miscellaneous है। Services by any entity registered under 12A, मतलब चैरिटेबल की बात कर रहा है, चैरिटेबल एक्टिविटी। हेलो, कौन बोला? Is it audible properly? Yes, sir. हाँ, चैरिटेबल एक्टिविटीज जो है एग्जेम्प्ट है। इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन है, ठीक है, वाटर शेड बनाया फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, आपने कोई भी अच्छे काम किए हैं इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, आपने अपना चलता बिजनेस बेचा है, उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होती है ताकि आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहे, है ना। बंद हो जाएगा तो लॉस भी किसका होता है? उस कंट्री का ही होता है। जहाँ पे बिजनेसेस बंद होते हैं वहीं पे लॉस होता है। तो आपने गोइंग ट्रांसफर, अपना गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया, मतलब चलता हुआ बिजनेस अगर किसी को ट्रांसफर किया है तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज वगैरह होती है वो सारी एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स अब तक के गया नहीं है तो वैसे भी यहाँ पर वो आता नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो जीएसटी है ही नहीं, वैसे भी छोड़ दो। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कौन होता है? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मतलब जो खुद के लिए, मतलब खुद से ही, मतलब इंडिपेंडेंटली जो न्यूज वगैरह कलेक्ट करता है, वो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं हो, किसी का एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जर्नलिस्ट जो है, या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये सब क्या है आपका एग्जेम्प्ट है। तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट याद रखना है। पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है, लेंडिंग ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन एग्जेम्प्ट है। नॉलेज कंटेंट दे रही, इनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल जो है। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर और एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, आपको पता है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल जो है वो क्या होता है, ठीक है, जो एनिमल्स को क्या करते हैं, करेक्ट वर्ड क्या है उसको, जबा वगैरह करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनसे रिलेटेड जो स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स वगैरह से रिलेटेड जितना भी सर्विसेज होता है सब एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस है, जैसे आपने बाथरूम बनाया, वॉशरूम बनाया, ठीक है, यूरिनल्स, टॉयलेट्स, ठीक है, सब क्या है आपका एग्जेम्प्ट है। बोलिए, एनी डाउट? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेजू? पहले तो मैं आपको अटेंडेंस लिंक भेजता हूँ। एकदम फास्ट फॉरवर्ड में पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। अब आपका काम है आपको रीड करना है और मुझे बताना है अगर कोई पार्ट, अगर और देर कुछ भी, अगर आपको उधर पे कोई इश्यूज है तो बताना, ठीक है। वैसे जब भी आपको नोट्स प्रोवाइड करे तो उसके अंदर ना कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन छोड़ देना चाहिए, ना तो कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन रहता है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये आपका अटेंडेंस लिंक है जो चैट बॉक्स में है, और मुझे 2 मिनट दो, आपको 2 मिनट में आपका टेस्ट लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में भेजू क्या? जैसे आप बोलो, मैं तो 2 मिनट रुकोगे यहीं पे मिल जाएगा। अरे कहाँ है?
ग्रुप में सेंड कर दो सर. ओके, ठीक है. सो आई विल सेंड इट टू द ग्रुप. आपका नेम लिस्ट उसमें ऐड कर लूं. आई होप आपका अटेंडेंस हो गया है, देन यू कैन लीव. ठीक है. और टेस्ट होगा, टेस्ट देना है आपको सबको. ठीक है. आई विल एंड द मीटिंग नाउ. आई एम सेंडिंग द टेस्ट लिंक इन द ग्रुप. और आपको अगले हाफ एन आवर में आपको क्या करना है, उसको आंसर करना है. एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग.